हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ एमपी प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 विषय हिंदी का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके प्रीवियस वीडियो पर हिंदी के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताया था, वो वीडियो नहीं देखे तो वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो पर पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। टेलीग्राम चैनल से मिलेगा पीडीएफ, टेलीग्राम चैनल पर अपडेट हो चुका है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वहां से इसको डाउनलोड करें। प्रश्न 6, प्रगतिवाद की दो प्रवृत्तियां लिखिए। इस काव्य में जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस काव्य में शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया है। छायावाद की दो प्रवृत्तियां लिखिए। पहला है, इस काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया गया तथा वेदना और करुणा की धारा प्रवाहित हुई है। इस काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो चिड़िया के बच्चे नीड़ों से इसलिए झांकते हैं क्योंकि उनके माता पिता लौट कर आ रहे होंगे। ये बच्चे भूखे प्यासे होंगे, उन्हें खाने की चीज़ मिलने की प्रतीक्षा होगी। वे सारे दिन अकेले रहकर अपने माता पिता से मिलने को उत्सुक है। फिर अगला प्रश्न है, नाटक एवं एकांकी में दो अंतर लिखिए या फिर कहानी व उपन्यास पर दो अंतर लिखिए। तो नाटक और एकांकी में, नाटक में कई अंक होते हैं, एकांकी में मात्र एक अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या नाटक की अपेक्षा कम होती है। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था। लक्ष्मी नाम समृद्धि व ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, परंतु यहाँ नाम के साथ गुण नहीं मिलता। उनका नाम व भाग्य में विरोधाभास है। वह सिर्फ नाम की लक्ष्मी है, समाज उसके नाम को सुनकर उनकी हंसी ना उड़ाए, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी। परचेसिंग पावर क्या होता है? परचेसिंग पावर का अर्थ खरीदने की शक्ति से है। लोग अपनी खरीदने की शक्ति को दिखाकर स्वयं को शक्तिशाली सिद्ध करते हैं। लेखक के अनुसार धन मनुष्य के सामर्थ्य का प्रतीक होता है। उसके बाद जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की मां ने पाठशाला जाने में लेखक की क्या सहायता की। लेखक की मां ने गांव के जमींदार दत्ताजीराव सरकार से बात की और उन्होंने आनंद के पिता को बुलाकर डांटा तथा बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा। मुअनजोदड़ो के घरों की दो विशेषताएं लिखिए। यहाँ के मकान पंक्तिबद्ध बने हुए थे। दूसरा, मकान की पीठ मुख्य सड़क की ओर तथा दरवाजे गलियों की ओर खुलते थे। बिंब क्या है? कविता में बिंब का क्या कार्य? तो बिंब का अर्थ मूर्त रूप प्रदान करना। कविता में बिंब एक ऐसा भावनात्मक चित्र है जो रूपक आदि का आधार ग्रहण कर भावनाओं को तीव्र करता है। बिंब काव्य अनुभूति को पाठक से एकाकार करा देता है। अमिधा शब्द शक्ति को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ का ज्ञान हो उसे अमिधा शब्द शक्ति कहते हैं, जैसे कि गाय बड़ा उपयोगी पशु है। संचारी भाव किसे कहते हैं? किन्हीं चार संचारी भावों के नाम लिखिए। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। काव्य मनुष्यों ने इसकी संख्या 33 मानी है। चार संचारी भाव आलस्य, चिंता, शंका और गलानी। सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यह वर्णिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण पर 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। भ्रांतिमान अलंकार को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित लिखिए। परिभाषा क्या है? ब्रह्मवश जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण, समुझी तुम्हें घनश्याम हरि नाच उठे वन मोर, पाँव मनावर देन को नाइन बैठे आए, फिर जानी महवारी एड़ी मिड़त जाए। इसका भाव पल्लवन करना है। मुल्क बदल जाए वतन तो वतन होता है,
इस सूक्ति में वाक्य में देश प्रेम की भावना को व्यक्त किया गया। व्यक्ति की कार्यवश किसी दूसरे देश में जाना पड़ सकता है। दूसरे देश जाने का उद्देश्य व्यापार, रोजगार, पर्यटन आदि हो सकता है। वहाँ पर वह निवास करता है, लेकिन जो लगाव अपने वतन जहाँ पर जन्मा, पढ़ लिख कर बड़ा हुआ, अपने परिवार के बीच में रहा, उसे सदैव याद आते रहते हैं। अपने वतन की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, उत्सव उसे भूलते नहीं हैं। इसलिए कहा गया है कि मुल्क बदल जाए वतन तो वतन होता है। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताना है तो उपसर्ग सार्थक शब्द के पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है, जैसे कि प्र प्लस हार हो जाएगा प्रहार। प्रत्यय सार्थक शब्द के बाद जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है, अमरधनता, अमरता। अपना उल्लू सीधा करना, अपना कार्य सिद्ध करना, अपना कार्य निकलवाना। आजकल नेतागण अपना उल्लू सीधा करने के लिए मतदाताओं को तरह तरह के प्रलोभन देते हैं। खाक छानना, मारना, मारा मारा फिरना। खाक छानना मतलब होता है मारा मारा फिरना। कुछ लोगों का काम नहीं है तो खाक छानते फिरते हैं। उसके बाद वाक्य को शुद्ध कीजिए अथवा प्रश्न है, इस दोनों में से एक प्रश्न को करना है। रघुवीर सहाय अथवा कुंवर नारायण की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। रघुवीर सहाय, इसकी रचनाएं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध। तो इस तरह से काव्यगत विशेषताएं यहाँ पर दे दिया गया है, तो इसको आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। चाहे तो एक और दिया गया है कुंवर नारायण, इसकी रचनाएं हैं चक्रव्यूह, आज और आज से पहले, काव्यगत विशेषताएं, ये दोनों को लिखना है। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा फणीश्वर नाथ रेणु की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यहाँ से देख सकते हैं। उसके नीचे फणीश्वर नाथ रेणु, इसकी रचनाएं मैला आंचल, आदिम रात्रि की महक। उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। मेरे सपनों का भारत शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखना है। तो अनुच्छेद किस तरह से लिखा जाता है, इस इतने ही आपको शब्दों पर मेरे सपनों का भारत शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखना है। उसके बाद अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो अनगढ़ है, जिसमें कोई आकृति नहीं से लेकर समष्टि की अभिव्यक्ति है। प्रश्न पहला क्या पूछा गया है, गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है। तो इसका शीर्षक होगा संस्कृति। निष्पाण पत्थर को कैसे जीवंत बनाया जा सकता है, संस्कृति के द्वारा निष्पाण पत्थर को जीवंत बनाया जा सकता है। तीसरा इसमें पूछा गया व्यक्तित्व में विशेषताएं कब अर्थपूर्ण समझी जाती है। साधन और साध्य में एकरूपता होने पर ही व्यक्तित्व में विशेषताएं अर्थपूर्ण समझी जाती है। उसके बाद है भावार्थ संदर्भ प्रसंग सहित लिखना है। मैं निज रोदन से लेकर फिरता हूँ, यह आरोह भाग 2 संकलित कविता आत्म परिचय से लिया गया है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। प्रसंग कवि ने वीरा पीड़ा की से व्यथित है, उसके हृदय में अपने प्रिय की यादें शेष बची है। उसकी मधुर गीतों में निजी प्रेम को खोने की तीव्र वेदना सोई हुई है। उसके बाद भावार्थ लिखना है। फिर से आपको गद्यांश दिया गया है, संदर्भ प्रसंग सहित इसका व्याख्या लिखना है। ये भक्तिन पार से लिया गया, इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी है। उसके बाद उसके प्रसंग लिखना है। इस गद्यांश में लेखक भक्तिन के बारे में विचार कर रही है। उसके बाद अपने जिलाधीश महोदय को ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। सेवा में जिलाधीश महोदय भोपाल मध्य प्रदेश, लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र। विनम्र निवेदन है कि आजकल बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है, हम अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में अध्ययनरत है, परंतु शहर में जोर जोर की आवाज़ में लाउड स्पीकर बजते रहते हैं, जिससे हम लोगों के अध्ययन में व्यवधान पड़ता है। कृपया शहर में परीक्षा अवधि में लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगाकर हमारी सहायता करने का कष्ट करें, आपके आभारी रहेंगे। फिर अगला प्रश्न है कोरोना, एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक चूज़ किया है कोरोना लक्षण उपचार।
प्रस्तावना पहले लिखना है कोरोना के बारे में, उसके बाद महामारी के संक्रमण के लक्षण, बीमारी का प्रसार किस तरह से हुआ और बीमारी के लिए बचाव किस तरह से किया जा सकता है, कोविड-19 का मानव जीवन पर प्रभाव, फिर अगला टॉपिक आ जाएगा उपसंहार। इस तरह से निबंध भी पूरे हो जाते हैं। टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पर फुल सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं, तो थैंक यू।